अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। दौरान समाअत नैब के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ 2008 से 2018 के दौरान पंजाब के वज़ीर आला रहे। 2018 में MNA बने। 2018 में शहबाज शरीफ के असासे 7 अरब 30 करोड़ थे, जिनकी तफसीलात हमें नहीं मिल रही हैं। शहबाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने दलाइल में कहा कि 6 साल से ज़्यादा का ऑडिट नहीं हो सकता, कोई इतनी देर तक रसीदें नहीं संभाल सकता। शहबाज शरीफ की उम्र 70 साल से ज़ायद है और वो 7 महीने से जेल में कैद हैं। रेफरेंस में नैब की तरफ से 110 गवाह का दावा किया गया, जिनमें से सिर्फ 10 के बयान रिकॉर्ड हुए। किसी ने भी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ मुल्जिम हैं, लिहाजा दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। अब नाज़रीन, एक तरफ जहां शहबाज शरीफ को ज़मानत दी गई है, वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने 3 सालों के बाद आहत चीमा को भी रिहा करने का हुक्म दिया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में हुक्म जारी किया गया है कि मुल्जिम को गैर मुइना मुद्दत के अरसे के लिए प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। रेफरेंस की समाअत 66 मरतबा इल्तवा का शिकार हुई, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने 24 मरतबा इल्तवा की इस्तदा की। आज शहबाज शरीफ और आहत चीमा की रिहाई के बाद फिर से सवालात उठ रहे हैं कि नैब की तरफ से केसेस को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है। नैब की तरफ से अदालत ठोस शहादतों को सामने क्यों नहीं लाया जाता है। इससे पहले लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और रमज़ान शुगर मिल केस में 20 महीने से कैद हमजा शहबाज की रिहाई के भी अहकाम जारी किए। फिर हम जानते हैं कि मरीम नवाज़ चौधरी शुगर मिल्स केस और जाती उमरा केस में ज़मानत पर हैं और नैब ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में एहसन इकबाल की ज़मानत मंजूर की है। अब सवाल ये है कि नैब सबूतों के दावे होने के बावजूद इल्ज़ामात को साबित क्यों नहीं कर पाती। क्या प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है जिसकी वजह से कुछ साबित नहीं हो पाता। दूसरी तरफ नाजरीन, जहां PTM टूट चुकी है, क्या शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद ये कहा जा सकता है कि PTM दोबारा मुत्तहद हो सकती है। आज मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट की कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम में कम व बेश तमाम मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। ये वो सज़ा है जो उन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर खड़ा रहने पर मिली है, जो सब ने खुसूसन शहबाज शरीफ ने दलेरी के साथ कबूल की। तो क्या नाजरीन, हम ये समझें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया एक है। नवाज शरीफ ने तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है, जबकि शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहिमाना रास्ता अपनाते हुए सख्त रवैया अपनाने से गुरेज किया है। तो फिर बयानिया एक कैसे हुआ? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद एक बार फिर से जो ज़मानत उन्हें मिली है, सवालात उठ रहे हैं। हमजा 2 साल से जेल में थे, उनको ज़मानत मिली, मरीम नवाज़ को ज़मानत मिली, शाहिद खाकान अब्बासी को मिली, एहसन इकबाल को मिली, और कितने नाम हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक। बात यह है कि नैब तो इतने दावे करता है, सबूत होने के दावे करता है। शहजाद अकबर घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना, वो जो पेपर्स लहराते हैं, TTs के बारे में बयान करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 2-2 साल के बावजूद गुजर जाने के बावजूद भी नैब कुछ साबित नहीं कर पाता। सर, क्या ये जो इंतकामी कार्रवाई का एक बयानिया है अपोजिशन का, जो अब हुकूमत के अपने लोग भी बात कर रहे हैं, क्या ये सच साबित नहीं होता फिर? शाजिया, एक तो लफ्ज़ बयानिया जो है ना, इससे मैं मुझे बड़ा एतराज़ है। एक नैरेटिव, एक बयानिए के लफ्ज़ को इस तरह बड़ा बना दिया गया है जिस तरह कोई बड़ा बयानिया उनका ये है, जिस तरह कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बयानिया हो, लेनिन का बयानिया हो, कोई बयानिया माओ सी तुंग का हो, एक पूरा उनका नज़रिया हो। ये कोई नज़रिए वाली बात, ये तो मौक़िफ़ का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल प्लीज़ किया करें। मौक़िफ़, ठीक है, उनका मौक़िफ़ ये है, ठीक है। उनका मौक़िफ़ जो है वो मौक़िफ़ बड़ा मतलब अगर ये देखा जाए कि उसको ज़मानत मिल गई, उसको ज़मानत मिल गई, और मौक़िफ़ ये है कि नैब एक नाकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग
जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है का इदारा है, तो इस हद तक ये कहा जा सकता है कि उसमें एक कोताही, उसमें एक कमी सलाहियत की पाई जाती है। दो चीज़ें होती हैं अदालत में, मुकदमे में। एक चीज़ है, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। हाँ। तफ्तीश में काम है आपका जो जितना भी जितना सबूत और शहादतें हैं उनको जमा करना, ये तफ्तीश है। सही। और दूसरा होता है प्रोसिक्यूशन। हाँ। यानी उस शहादत को, उस सबूत को जो आपने जमा किया हुआ है, वो अदालत के रूबरू चंद कवायद के मुताबिक, चंद कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पेश करना। इसमें स्लो है, इसमें नाकाम है जो नैब है। वरना इन्होंने जो टीटीओ वाला इनका केसेस जमा कर रखे हैं, जो मतलब है टेलीविज़न प्रोग्रामों में भी आते रहते हैं, हमें दिखाई जाते रहे, उनमें तो इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। एक ये साबित हो कि 20 मरतबा बड़ी रकम, कोई 70 करोड़, कोई 78 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 1 अरब, वो सर्कुलर रोड ब्रांच बैंक की ब्रांच से कैश में जमा हुई है, कैश में वहाँ काउंट हुई है, कैश में जमा हुई है, और जमा हो के एक अकाउंट में वो लंदन भेज दी गई है। और लंदन में वो जब 78 करोड़ पहुंचा है तो 5 मिनट के अंदर उन्होंने हिसाब लगाया कि 78 करोड़ के कितने स्टर्लिंग और कितने पाउंड बनते हैं। हाँ। और वो 5 मिनट बाद वही 78 करोड़ एक मॉडल टाउन की ब्रांच में आ गया है, जो फ़र्ज़ कीजिए सलमान शहबाज के नाम है। और वहाँ से फिर उसमें 78 करोड़ की बांट हो रही है, तो मरियम को भी पैसे जा रहे हैं, शहबाज को भी जा रहे हैं, हमजा को भी जा रहे हैं, मियाँ साहब को भी जा रहे हैं। अब फ़र्ज़ करो ये साबित हो, और फ़र्ज़ करो ये साबित हो कि ये 50 मरतबा ये इसी तरह हुआ है, तो आप कहाँ उसमें सबूत की मज़ीद ज़रूरत क्या है, जब तक ये नहीं दिखाते कि ये मनी ट्रेन पैसा इन्होंने बनाया कैसे। वो प्रोसिक्यूशन के पास बहुत मवाद है, प्रोसिक्यूशन के पास सलाहियत नहीं है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? सलाहियत की है? नैब कमज़ोर केस बनाती है, मजबूत केसेस नहीं बना पाती है, तो सर फिर ये हमारे सिस्टम की कमज़ोरी हुई ना। फिर तो अदालतों ने तो सबूतों के बिना पर चलना है। सिस्टम की भी कमज़ोरी है और भी कमज़ोरी है। आपने कभी सुना है, मैंने तो नहीं सुना, कि कहा जाए कि जी आप मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन का नोटिस देंगे। हाँ। वो मुल्ज़िम आपके काबू में कहाँ रहेगा। हाँ। या रहेगी। ये 10 दिन का नोटिस, आपने फैसला कर लिया आज कि ये मुल्ज़िम के खिलाफ हमारे पास पूरा मटीरियल आ गया है, अब इसको गिरफ्तार करना है। हाँ। और अदालत की आपने 10 दिन का मुल्ज़िम को नोटिस देना है गिरफ्तारी से पहले। ये सिर्फ ये एक शरीफ खानदान के लिए बड़ी राहत है। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद क्या पीडीएम की तरफ वापसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है? कोई उनका अगर रोल हो, वो बात करना चाहें, पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है? ऑल्दो कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नून लीग माफ़ी मांगे, पीडीएम माफ़ी मांगे, जो वो मांगने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम राइट पे हैं, आप लोगों ने गलत किया, बाप के बाप से आप लोगों ने जो है ना वो डील कर ली। ये मौलाना साहब ने भी कल ये बात करी। दो तीन चीज़ें। पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, और अभी तक उन्होंने ना ये ऐलान किया है ना कुछ। इस्तीफ़ों से उन्होंने यकीनन जो ओहदे थे उनके पास, हमारे पास जो थे, उन पे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है पीडीएम वालों ने। निकाल दिया, सुना, मैंने सुना है। अच्छा। हाँ। दूसरी बात ये है कि कहीं किसी, ये मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक पनीरी है, नर्सरी है, जो परवान चढ़ के दरख्त बन गई है, पर वो परवान नर्सरी क्या ज़ियाउल-हक के पौधे लगाए हुए हैं जो 1985 की इलेक्शन में आए थे और 1985 की असेंबली में आए थे। ये जितने हैं वो देख लें, वही हैं जितने।
और जिस तरह ये बातें करते हैं, ये बातें इनमें सियासी इनमें वो सियासीपन नहीं है जो नवाबजादा नसरुल्लाह में होता था, मीर गौस बख्श वजिंजो में होता था। सर ये फिर पीडीएम का इत्तेहाद बनाने से पहले सोचना था ना, ये माजी अगर जहन में था कि इनको तो सियासत का पता ही नहीं है, जिया की आमरीत की पैदावार है, इन्हें क्या पता हो इत्तेहाद कैसे बनते हैं। बिलावल ने भी कहा इन्हें क्या पता हो तरीके कैसे चलती हैं। तो सर फिर ऐसी क्या मजबूरी थी इत्तेहाद बनाने की, फिर तो बनना ही नहीं चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था। और आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी मैं कम से कम ये कहता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में रहते हुए भी और पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन के तहत होते हुए भी, और ये मैं अपनी लीडरशिप को भी कहता रहा हूँ कि इनसे होशियार है, इनसे होशियार है। आप मेरी तो शोहरत ये हो गई थी। और मैं ये आपको अर्ज करूँ, ये जो है ना, ये एक सियासत में एक तमीज़ होती है, एक वज़ादारी होती है। आप किसी को अपना मातहत नहीं समझते। शो कॉज नोटिस तो जारी किया जाता है, एक सेक्शन अफसर को कौन जारी करता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी या फेडरल सेक्रेटरी। मातहत को ये शो कॉज सर एमआरडी बनी, एआरडी बनी, बड़े इत्तेहाद बने, टूटे, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी ने किसी को इस तरह शो कॉज नोटिस जारी किया हो। लेकिन ये शाहिद खान अब्बासी अपने आप को समझ रहा है, मैं इसको बहुत शाइस्ता आदमी समझता था, पर ये ऐसे ये समझ रहा है कि जिस तरह इसके मातहत हम लगे। मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ उसका पीडीएम का, और मैंने डिप्टी या एडिशनल सेक्रेटरी हूँ या जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैंने नोटिस जारी कर दिया। अरे यार, ये दुनिया में कहीं हुआ है? कभी रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को, कभी कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को, या इनमें आपस में इत्तेहादों में किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कभी कोलिशन। वो बात बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि आजम नज़ीर तारड़ का सिर्फ एक बहाना बनाया है गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, कि बिलावल ने कहा कि मैं अपनी माँ के जो कातिल है उनके वकील को नहीं लाना चाहता। तो बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों पर, जो किसी हद तक जायज़ भी लगती है कि जिनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया था, जिसके बारे में बीबी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये शख्स जो है ना वो जिम्मेदार होगा, परवेज़ इलाही साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो बड़ा बातों में और मौक़िफ़ में बड़ा तज़ाद है कि लगता है कि आज़म नज़ीर तारड़ का सिर्फ एक बहाना बना है। फिर आज़म नज़ीर तारड़ का वोट भी नहीं लेना चाहिए था गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए उसूलन। तो फिर चॉइस साहब, बात यह है कि आज़म नज़ीर तारड़ का जो बना है वो इसलिए परवेज़ इलाही के साथ उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता कि परवेज़ इलाही पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था और बीबी ने लगाया था, और ये एक अंदेशा उन्होंने जाहिर किया था अपनी ज़िंदगी में। यहाँ जब उनका मर्डर हो गया, उनकी शहादत हो गई है, और मतलब है वो सारी दिल आज़ारी और लोगों की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इतनी ज़्यादा इस मामले में दुखी है, उसमें मैं समझता हूँ ये वज़ादारी थी, ये भी ज़र्फ था। आज़म नज़ीर तारड़ में कोई ख़राबी ना हो, पर ये ज़र्फ की बात है, ये उनकी पार्टी के सीनियर लोगों के सोचने की बात है कि वो इस पे सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिविटी की बात होती है, ये सियासत चलती है सेंसिटिविटी पे। ये इस तरह नहीं चलती कि हम नहीं माफ़ी नहीं मांगते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। इस पे जो मैं समझता हूँ, जो मौलाना ने बाप का है, बड़ी नाशाइस्ता बात की है, हमारे माहौल इंतहाई नाशाइस्ता बात की है, और मैं तो कोई नहीं कर सकता था कि मौलाना से इस किस्म की बात मौलाना करेगा। क्या पीपल्स पार्टी वापसी के बारे में सोच सकती है, सोच रही है, या बिल्कुल सोच लिया है कि हम ना तो माफ़ी मांगेंगे? नून लीग ने तो कहा माफ़ी नहीं मांगेंगे, मौलाना ने कहा कि आपको एक मौका देते हैं, आप सोच लें, नज़रसानी कर लें, नहीं जाना वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में? नहीं, देखें ना, ये तो मुश्किल लगता है क्योंकि एएनपी भी इसके भी हम साथ है। एएनपी एक खुददार जमात है, सही, उसने पहले फैसला किया है, उनका एक वकार है, उनकी एक हैसियत है, बिल्कुल, और उनके साथ हमारा दीरीना ताल्लुक है, ठीक है, असफंदियात को लोग एडमायर करते हैं, सही, और लेकिन इधर जो दूसरी तरफ से जिस तरह धत्कारा जा रहा है और
जिस तरह ये बात की जा रही है, और राना सनाउल्लाह एक नई बात ही ला रहे हैं बीच में कि अगर आसिफ जरदारी साहब ने ये बात ना यूं ना क्या होता तो यूं ना क्या होता, वो कब की बात है, वो पिछले साल की बात है, और वो चाहे वो लेके वो बना रहे हैं बुनियाद। ये असल में MQM सॉरी मुस्लिम लीग लंदन जो है वो नहीं चाहती कि कोई आपस में फिर ये मिल के चल सके। अच्छा, मुस्लिम लीग लंदन को ये मंजूर नहीं है कि PDM रहे या PDM में फिर पीपल्स पार्टी भी रहे। सही, इसका मतलब ये लंदन से फैसला हुआ है कि मुत्तहिद दोबारा नहीं होना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में साथ नहीं मिलाना। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ हसन मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमेरिका ने 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने तमाम फौजियों को निकालने का फैसला किया है। अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी हुकूमत ये समझती है कि अस्करी ताकत से अफगानिस्तान के जो अंदरूनी सियासी चैलेंजेस हैं इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अमरीका ये चाहता है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म किए जाएं। तमाम तवज्जो सिफारती सतह पर अमन मुज़ाकरात की कोशिशों पर रखी जाए। गुज़श्ता साल ट्रंप इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान दोहा में एक मुआहदा हुआ। मुआहदे में ये तय पाया था कि अमरीकी अफवाज 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, जबकि तालिबान गैर मुल्की अफवाज को निशाना नहीं बनाएंगे और ना ही दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित रखेंगे। अब अमरीका अपनी अफवाज की वापसी में 3 से 6 महीने की तौसी चाहता है। अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस फैसले से जो मकामी आबादी है ये कितनी महफूज होगी, क्या असर होगा उस पर। यह भी सवाल है कि क्या फ़ौजी इनक़ला के बाद अमरीका काबुल हुकूमत और अफ़गान अवाम की मदद को जारी रखेगा एक ऐसे मौके पर जहां अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल पर बहुत से ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वहां तुर्की की मेज़बानी में अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की जा रही है। एलामिया के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ़गान पीस प्रोसेस की रफ्तार को तेज़ करना है। अब तालिबान जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला जब तक नहीं होता वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। सवाल यह है कि तुर्की में मुनक़िद इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान की शिरकत न करने के फैसले के बाद फिर इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या होगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, ये बात तो एक हकीकत है कि इस पीस प्रोसेस में तालिबान, काबुल हुकूमत और अमेरिका जब एक पेज पर जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इन पीस डायलॉग्स का, इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तालिबान ये कहकर इनकारी हैं कि आप लोगों ने मई 2021 तक अफवाज के इनखला की बात की थी और अब जो अमेरिका है वो कह रहा है, बाइडन कह रहे हैं कि सितंबर 2021 में हम इनखला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सारा प्रोसेस फिर खटाई में पड़ जाएगा? तालिबान बात करने से बिल्कुल इनकारी हो गए हैं। जी देखिए, कुछ खटाई में नहीं पड़ेगा। सिर्फ बात यह है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, दुनिया ने देख ली है कि तालिबान ने जो मुआहदा किया था अमेरिका के साथ, उन्होंने उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। हाँ। मतलब अगर अमेरिका कहता तो है जी उनकी अभी तक रवाबत है, ये है वो है, वो तो जब तक उनका कंट्रोल नहीं होगा वो आप उनको कुछ नहीं कह सकते कि भी उधर वो क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों बैठा हुआ है। तो ये तो बहाने हैं उनके। तो अमेरिका ने अपने जैसे हस्ब आदत, आपको पता है वो मुआहदे करते ज़रूर हैं, लेकिन मर्जी हो तो जब मर्जी उसको फ्लाउट कर देते हैं, जब मर्जी उससे इनकारी हो जाते हैं। आपको पता है ईरान के साथ क्या मुआहदा हुआ, आपको पता है एनवायरनमेंट का मुआहदे, इवन यूरोप के साथ जो इनके तजारत के मुआहदे थे, तो वो एट विल सुपर पावर जैसे होती है ना कि बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, तो ऐसे हैं। मैंने बहुत पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि मिलिटरीली अमेरिका के लिए अभी यहाँ रहना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। मैं तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि सुपर पावर है, अगर उसका मूड खराब हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि होगा ये कि तालिबान इस बात पे जोर देंगे कि अमेरिकी हर हालत में 1 मई तक निकले, या शायद उनको कुछ दिन की मोहलत दे दें, लेकिन वो इस बात की गारंटी देंगे, ये मेरा ख्याल है, कि नेटो की जो फोर्सेज यहाँ पर सितंबर तक है कायम है, उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनके ऊपर हमला भी नहीं करेंगे। ये अल्टीमेटली तय होगा। बाकी ये एक पेज पर कोई भी नहीं है, तीनों ये अलग अलग पेजेस पर हैं।
जो थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा था कि अफगान हुकूमत और अमरीकी एक पेज पर है, वो भी आप देख लिया। वो तो बेचारे रो रो के कह रहे हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि उनको तो ये सूट ही नहीं करता कि अमेरिका यहाँ से चलिए, जाए। अगर सितंबर में भी अमरीकी अफवाज निकल जाती हैं तो काबुल हुकूमत इस काबिल है कि वहाँ के सिक्योरिटी के हालात और वहाँ के अवाम को जो है वो संभाल सके? क्या सियासी ढांचा क्या होगा वहाँ का, काबुल का? जी देखिए, सियासी ढांचा हमेशा, वो आपने बड़ा पुराना मकूला है ना उसका, नेपोलियन का, कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, वो अभी तक वैलिड है। खासकर इन मुल्कों में बहुत वैलिड है, जैसे अफगानिस्तान है। तो होगा ये कि हमें पता है कि जो मेन स्टेक होल्डर है वो अफगान तालिबान है, लिहाजा जो मेन पॉलिटिकल सेटअप होगा उसमें अंदर जो मेन प्लेयर होंगे वो अफगान तालिबान होंगे। तो ये चीज अंडरस्टूड है। और ये जो अफगान जो है ना, ये दो चीजें इनकी बड़ी जबरदस्त है। एक तो ये कि बहुत बहादुर हैं ये, दूसरा ये कि ये बहुत हकीकत पसंद है। ये देख लेते हैं ज़मीनी हक़ाइक़, उसके मुताबिक ये बात करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमरीकियों के इनखला के बाद या नेटो के इनखला के बाद जो 2-3 महीने है थोड़ा सा चपकलिश रहेगी। काफ़ी सारी तो वो जो एक अमन का ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा? अमन का ख्वाब पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। हाँ। होगा ऐसे कि ये जो अफवाज हैं अफगान हुकूमत की, इनमें डिफेक्शन होगी। काफ़ी सारे लोग तालिबान के साथ मिल जाएंगे। तालिबान जो ना ओपन ऐलान कर देंगे एमनेस्टी का, और अशरफ गनी आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, आखिरी जहाज में साथ जाएगा अमरीकियों के या नेटो के, और अपनी जान बचाता फिरेगा। और एक नया जिरगा आएगा जो पूरे सिस्टम को दोबारा से रीसेट करेगा। और आप देखेंगे मतलब कि ये पूरा पॉलिटिकली सेटअप तालिबान के अंडर होगा तकरीबन। तालिबान पूरा अंडर नहीं होगा। तालिबान ने बड़ा सबक सीखा है। तालिबान आप देखेंगे कि इस दफा, और एक और बड़ी जरूरी बात है कि पहले जब रशिया यहाँ से गया था तो अमेरिका भी चला गया, और यहाँ पर एक वैक्यूम पैदा हो गया था। इस दफा वैक्यूम कोई नहीं है। लोग कहते हैं जी वही हाल होगा, वही हाल होगा। अरे भाई नहीं, अभी यहाँ चाइना भी मौजूद है, यहाँ रूस भी मौजूद है, यहाँ पाकिस्तान ईरान भी मौजूद है, और ये सब अमन चाहते हैं, और अवाम भी अमन चाहते हैं। तो उस किस्म का वैक्यूम नहीं होगा। अलबत्ता अशरफ गनी और उसके हामियों को धचका लगेगा, हिंदुस्तान को धचका लगेगा, अमरीकियों को धचका लग चुका। बाकी ये लोग अपना करेंगे। अमरीकियों का सारा जोर पाकिस्तान के ऊपर होगा। आप देखिएगा कि आप हमारी कोई मदद करें। तो पाकिस्तान के पास अब देने के लिए क्या है? पाकिस्तान और क्या हेल्प कर सकता है? पाकिस्तान के पास देने को बहन बहुत कुछ है। बात यह कि पहले हमने बिला मुआवजा दिया है, अब मुझे नहीं पता कि दोबारा बिला मुआवजा देंगे या क्या करेंगे। जी ये जो सारी बातचीत हुई है अफगान तालिबान को लेकर आना, और अभी अगर सितंबर तक टाइम चाहिए, पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर अमेरिका चाहता है कि कुछ ना कुछ असर रसूख रखे, मिसाल के तौर पे वो अगर वहाँ पर अपनी एम्बेसी रखना चाहता है या उसकी हिफाजत के मामलात हैं, पाकिस्तान के अलावा कोई उनकी ये मदद नहीं कर सकता। ये उनको भी मालूम है और हमारी लीडरशिप को भी मालूम है। इस्तांबुल में जो पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तालिबान के बगैर उसकी क्या अहमियत होगी? अफगान ये सितंबर के बाद ही होगी मेरी बहन। अच्छा। सितंबर तक कोई पीस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अच्छा। ये सब चीजें ऐसी रहेंगी जब तालिबान देख लेंगे कि बाकी गैर मुल्की फौजें यहाँ से चली गई हैं, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा। उस कॉन्फ्रेंस में अभी आज उस कॉन्फ्रेंस में तालिबान नहीं है, उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी नहीं होंगे। अशरफ गनी नहीं होंगे, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड लोधी साहब हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सरगोदा में कम लागत के घरों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि तामीराती शोबे और कंस्ट्रक्शन के जारी रहने से मुल्क में एक मुआशी इनकलाब आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि महंगाई की बुनियादी वजह कानून की बालादस्ती ना होना है। एक तरफ हुकूमत मुल्क में महंगाई को तस्लीम कर रही है तो दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर कहते हैं कि IMF ने पाकिस्तान के मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों को तस्लीम किया है। MD IMF ने पाकिस्तानी अवाम की फलाह की ज़रूरत को भी तस्लीम किया है। हमाद अज़हर IMF के मुस्बत इशारियों का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि IMF से मुआहदे के बाद एक जो आम शहरी है ये बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में IMF बराह रास्त
जो माली मामलात हैं, मईशत है, इसको कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना ने नेपरा में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है, जिससे बिजली के नरखों में 5.65 रुपये तक जो है वो इजाफा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए पावर ताबिश गौहर कहते हैं कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिजली के नरखों में इस साल अभी तक 16% इजाफा किया जा चुका है। जब IMF का प्रेशर है कि बिजली के नरखों में आपने इजाफा करना है, तो क्या हुकूमत इसको रेजिस्ट कर सकती है? क्या वाकई हमारे जो माली मामलात हैं वो IMF की तरफ से ही कंट्रोल हो रहे हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, माहिर मौशूआत। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब आपका। आबिद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपया हमारा मजबूत हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि हमारी जो मईशत है ये दुरुस्त समत की तरफ चल रही है? जो बात हमाद अजहर भी कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम मईशत की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ हैं जो कि जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है। इस वक्त अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, जिसमें रुपए की कीमत की आपने बात की, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की अगर हम बात करें, रेमिटेंसेस के इनफ्लो की बात करें, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, जो डेफिसिट उसका कम होता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं। ये सब मुस्बत हैं और ये पॉजिटिव इशारे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है कि रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, बाहर से लोग जो हैं वो अच्छी तादाद में पैसा भेज रहे हैं, अच्छी भारी अमाउंट आ रही है बाहर से। इसकी एक वजह रेमिटेंसेस में इजाफा है, दूसरी वजह जो है वो इंपोर्ट में इस वक्त कमी है, तीसरी वजह ये है कि इस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो सफ़र पे एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान से डॉलर्स लेके बाहर जाते थे वो नहीं जा रहे। इसकी एक चौथी वजह ये भी है कि जब हज और उम्रे तो फिर ये कोविड की वजह से हुआ, इस हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं हुआ ना फिर। यानी इसमें हुकूमत का कमाल ये होता है कि जो ट्रस्ट लेवल है, क्या आपकी पॉलिसीज जो हैं, आपकी जो रिस्क रेटिंग है और जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, क्या वो इतनी बढ़ गई है कि लोग जो हैं वो आपको पैसे भेजें या ना भेजें। तो हुकूमत का कमाल आप कुछ हद तक उसमें कह सकती हैं। तो ये सारे थे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो एक यकीनी तौर पे बॉदरसम चीज़ है। वो हुकूमत को भी परेशान कर रही है, अवाम को उससे ज़्यादा परेशान कर रही है। कोई भी हुकूमत जो कि अवाम के वोट लेके आती है, जाहिर है कि वो अपने अवाम को नाराज़ नहीं करना चाह रही होती अगर उसको नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें अवाम को फेस करना है। तो इस महंगाई की जो है मुख्तलिफ फिर वजूहात हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो तो आपकी पेट्रोलियम में इंटरनेशनल मार्केट में जो पिछले साल की निस्बत उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है कोविड के थोड़ा सा बैरूनी दुनिया में। लेकिन बिजली का क्या करें जो IMF के कहने पे आप महंगी कर रहे हैं, जो नेपरा एक्ट में आप तरमीम कर रहे हैं, इसका क्या करें? इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि IMF कहे या ना कहे, आपको अपने तौर पे करनी है। उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी पेसिंग जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। यानी इस वक्त सबको मालूम है कि जो एनर्जी सर्कुलर डेट है वो एक अफरीद की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। इसकी अगर आप कुल मालियत को देखें तो ये 2.5 ट्रिलियन 2.5 खरब रुपए से ज़्यादा तजावज़ कर चुका है। जाहिर है कि कोई भी हुकूमत जो है अगर उसको टैकल करना है तो उसको एक तो ट्रांसमिशन लॉसेस को कंट्रोल करना होगा, दूसरा जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उनको कन्वर्ट करना होगा टारगेटेड सब्सिडी, यानी सिर्फ उनको सब्सिडी पहुंचे जो कि इसके वाकई मुस्तहिकीन हैं। बहुत से शोबों में टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी है क्योंकि आपने अपना टारगेट भी अचीव करना है, आपको अपना रेवेन्यू में भी इजाफा चाहिए। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि स्टेट बैंक को कहा जा रहा है कि हम अपने हाथों से ऐसा इदारा बना रहे हैं, ये IMF जब से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, IMF की ये कंडीशन रही है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी जो है ना वो दी जाए। क्या वाकई इससे नुकसान होगा? कहा जा रहा है कि इस तरमीम के बाद नैब और FIA के जो FIA भी जो है ये माली मामलात में गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कोई पूछ गिछ नहीं कर सकता, सारे मामलात IMF की तरफ से चलाए जाएंगे, इन इदारों की तरफ से चलाए जाएंगे। मतलब ये कि गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, क्या ये समझें कि ये प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? ये
ये मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यानी ना तो ये स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने से पाकिस्तान का हर मसला हल हो जाएगा, हाँ। और ना स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने से खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो उसकी जो सॉवरेनिटी है वो कोलैप्स कर जाएगी। देखिए, ये दुनिया में इस वक्त एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसके रेगुलेटर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और स्टेट बैंक जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है। अब इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है जो कि हम देख रहे हैं अब ओपन मार्केट में डिटर्मिन हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट है या बाकी चीज़ें जो हैं वो स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली उन पे ऑपरेशनली अमल कर सके। हाँ, इस बात पे ज़रूर बहस हो सकती है कि जब आप स्टेट बैंक को ये अख्तियारात दे रहे हैं तो फिर उसके बदले में आप उससे मांगते क्या हैं, यानी उसको ऑब्जेक्टिव क्या देंगे, टारगेट क्या देंगे। तो अगर तो जब मसवदा जो पेश होगा पार्लियामेंट में, अगर तो स्टेट बैंक के साथ ये बाइंडिंग हो कि ठीक है जी, आप के इख्तियार आपके पास है, लेकिन फिर आप पूरे साल में एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो इतने % से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो फिर मैं उस मुख्तारी की बिल्कुल हमायत करूंगा। लेकिन अगर आप मुकम्मल खुद उनको मुख्तारी दे के और उनके साथ कोई टारगेट ना उनको दें या उनके साथ कोई ऑब्जेक्टिव ना करें, तो फिर इस पे सवाल उठ सकते हैं। क्या इस कानून के तहत स्टेट बैंक हर तरह की इंफॉर्मेशन IMF, वर्ल्ड बैंक जो चाहेंगे देने का मजाज होगा? कॉन्फिडेंशियल माली मामलात से मुतालिक जो उनकी डिमांड होगी स्टेट बैंक देने का मजाज होगा? देखिए, ये हमें देखना है कि जो मसवदा पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए पेश किया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रपोज की हैं हुकूमत ने, और कोई भी हुकूमत जो है वो ऐसा एक कदम नहीं उठा सकती कि वो अपनी तमाम खुद मुख्तारी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर जाए। मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ आना चाह रहा था जो आप फरमा रही थी नैब और इन्वेस्टिगेशन के मामले में। देखिए, दो तरह के फैसले होते हैं। एक फैसला होता है पॉलिसी डिसीजन, यानी इस पॉलिसी डिसीजन पे नैब जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक या डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं बुला सकती कि आपने इंटरेस्ट रेट जो था ये 7% क्यों रखा है, इसको 7.5% क्यों नहीं किया, या इसको 6% क्यों नहीं किया। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, फॉर एग्जांपल के स्टेट बैंक के कोई ऑफिशियल जो हायर ऑफिशियल जो है वो इनसाइड इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कहीं पे प्रॉफिट कमाते हैं, या वो इंफॉर्मेशन कहीं पे रिलीज करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि जी कल इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट कर लें या ना करें, तो वो तो एक क्रिमिनल चार्ज है। उस पर तो डेफिनेटली जो होगी बात पुरुष अकाउंटेबिलिटी वो होगी। लेकिन जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, पॉलिसी डिसीजन में स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और बोर्ड मेंबर्स, उनको ये कहा गया है कि उनके जो है इंटेंट इन गुड फेथ, तो अगर वो इन गुड फेथ को पॉलिसी डिसीजन लेते हैं तो उसको नैब जो है उस पर पूछगिछ नहीं करेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, माहिर मौशियात मेरे थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 48 वफाकी और सूबाई इदारों के माली और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और ख़रीदारियों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया गया है। नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इंकशाफ वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 98 वफाकी और सूबाई इदारों के ऑडिट का फैसला किया गया था, जिनमें 57 वफाकी और 41 सूबाई इदारे शामिल हैं। 15 मार्च 2021 तक 79 वफाकी और सूबाई इदारों का ऑडिट मुकम्मल किया गया, जिनमें 46 वफाकी और 33 सूबाई इदारे शामिल हैं। 102 सरकारी इदारों की जानिब से अकाउंट्स की तफसीलात फराहम ही नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिजली की सप्लाई कंपनियों की तरफ से TV लाइसेंस फीस वसूल ना करने और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन से कम वसूली का इंकशाफ किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में बकाया जात की अदम वसूली के नाकिस इंतजामात और गर्दिशी कर्जे के बकाया जात की अदम वसूली के मसाइल की भी इन मामलात की निशानदही की गई है। और गैस सेल मुआहदे की अदम तामील और LNG कार्गोज की दरामद में गलत मनसूबाबंदी पर भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं। दूसरी तरफ
वफाकी काबीना की मंजूरी को 19 रोज़ गुजरने के बावजूद सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से नहीं हटाया जा सका। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को किसकी आशीर्वाद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुतालिक फ़ैसला क्या किया गया है? मैं बात करूँगी, मुझे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 48 वफाकी और सूबाई इदारों के माली जो मामलात हैं, ख़रीदारियों पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी का जो सुराख है, ये इदारे हैं कौन से? किस किस्म की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ इन इदारों में? जी शाजी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स जब मंजर-ए-आम पर आती थी तो वो ना सिर्फ उस वक्त की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते थे बल्कि इस बात का इरादा करते थे कि उनकी जब वो हुकूमत में आएंगे तो इन खराबियों को ख़त्म करेंगे, जाके जो सालाना हम मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों और इदारों में हमें 500 रुपये का खसारा है उससे छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन अब ये तीसरा माली साल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 170(2) के तहत उनको अपने मैंडेट के मुताबिक इन इदारों को ऑडिट कर चुके हैं और 15 मार्च 2021 तक जो ऑडिट उन्होंने मुकम्मल किया उससे मुतल्लिक एक खुलासा उन्होंने हालिया वफाकी काबीना के इजलास के सामने पेश किया जो कि बहुत परेशान कुन है, जिसमें बताया गया है, जो कि नाइट एडिशन को मौसूल होने वाले दस्तावेज के मुताबिक, कि 48 वफाकी और सूबाई इदारे ऐसे हैं जहाँ पर संगीन बेज़ाब्तियों के निशानदाही की गई है और मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों के अंदर जो बैड गवर्नेंस है, जो डॉकिज़म है, जहाँ पर वो हुकूमत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की ट्रांसपेरेंसी की जो अहकामात है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके साथ जो कंपनीज एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। उसके अंदर बताया गया है कि बहुत सी सरकारी कंपनियाँ जो तवानाई की हैं, PIA की बात की गई है, वहाँ पर SOPs को जो स्टैंडर्ड थे, जो SCCP के कंपनीज एक्ट के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए थे, वो ना होने से नुकसान पहुंचा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाल नहीं है, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। 20 ऐसी कंपनियां जिनके मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बेज़ाब्तियां बढ़ रही हैं। उसके साथ बताया गया कि मुख्तलिफ इदारों में नाकाबिले फ़हम सरमायाकारी की गई है। जब नाकाबिले फ़हम सरमायाकारी से मुराद है कि जिसका कोई आपको बेनिफिट नहीं था, आपने वहां पे करोड़ों रुपए लगा दिए, जिसका मकसद था कि किसी और कंपनी को, इदारे को आपने माली मदद फराहम करनी थी। उसके साथ बताया गया कि ज़रिए तरक्याती बैंक ने लोन हासिल किया हुआ था, जो बैंक कर्ज के मामला थे, उसके फंड को उन्होंने गलत यूटिलाइज किया, जिसका अल्टीमेटली कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन की बात की गई है, उन्होंने स्पोर्ट्स की नशरियात के गलत मुआहदे किए, नुकसान हो रहा है। हमारे LNG टर्मिनल पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना नुकसान पहुंच रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों और के इलेक्ट्रिक PTV की जो फीस है वो उनसे जमा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। 102 ऐसे इदारों के बारे में भी बताया गया कि उन्होंने अकाउंट्स की डिटेल्स ही फराहम नहीं की। वो कौन से इदारे हैं? देखिए, वहां पर बेशुमार ऐसे हमारे सरकारी इदारे हैं जिनका जो उनका स्टेटस है वो सरकारी इदारे के है, लेकिन वो कहते हैं जी हम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के प्रीव्यू में नहीं आते। बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके साथ एक टग ऑफ वॉर जारी है। अगरचे के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की इस रिपोर्ट में काबीना के सामने इन इदारों की तादाद बताई गई है, नाम नहीं बताए गए, लेकिन आने वाले दिनों में ये नाम भी हम सामने रखेंगे। ये इदारे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम का ये इसके ऊपर एक सख्त मौकिफ है कि यहाँ पर संगीन बेज़ाब्तियां हैं। प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि हमें इन इदारों को हमें एक्सेस दी जाए। उसमें कुछ वुज़रा ने भी इस आखिरी सवाल किया है कि हमें पेट्रोलियम को इदारों को एक दफा ऑडिट करवाना चाहिए। पेट्रोलियम को हुक्म के बावजूद नहीं हटाया जा सका, वफाकी काबीना की मंजूरी हो चुकी, 19 रोज गुजर चुके, क्या वजह है इसकी? कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं चाहता कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाया जाए? शादी, ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना की मंजूरी हासिल करने के बाद वफाकी वुज़रा ने, काबीना अरकान ने कौम के सामने अनाउंसमेंट की कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम को OSD बनाया जा रहा है। 26 मार्च को अनाउंसमेंट की गई और इस वक्त तक वो अपने ओहदे पर बराजमान है। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाकर प्रोटेस्ट किया, चूंकि वहां पर उन्हें एक बड़े अहम और एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट की आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा जी कि मैं OSD बनना कबूल नहीं करूंगा।
दरमियानी रास्ता निकाला गया कि चलें आपको हम 3 महीने की छुट्टी पर भेजेंगे। उनकी फाइल वहां पर प्रोसेस है, वो भी पेंडिंग रखी गई है काबीना के और उसके फैसले साथ को इस वक्त बेतौकीर कोई करने वाली बात नहीं लाई गई। एग्जैक्टली और उन वुजरा से मैंने पूछा जो सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, वो वुजरा एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं कि हमने अनाउंसमेंट की, काबीना ने मंजूरी दी, डीजी आयल को हटा दिया गया, पेट्रोल बहरान के जो जिम्मेदारान थे नाइट एडिशन ने डे फर्स्ट से सबसे पहले हकायक कौम के सामने पे रखे। FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट में उन तमाम हकायक की तौसीक की गई, लेकिन उन जिम्मेदारान में से एक अहम जिम्मेदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। और आज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साहिल भट्टी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।